हाय एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स पेपर डिस्कशन सीरीज के एक और सेशन में। हम पहुंच चुके हैं आज 25 सितंबर 2025 की शिफ्ट नंबर 3 में पूछे गए जीके जीएस के सवालों के डिस्कशन पर। चलिए फिर इसको शुरू करते हैं। इसके बाद फिर हमारी एक और शिफ्ट रह जाएगी एंड उसके बाद वो जो एक एक्स्ट्रा पेपर हुआ था आपके अक्टूबर मंथ के अंदर वो रहेगा। कुल मिलाकर इस सेशन के बाद 4 वीडियोस हमारी और रहेंगी एंड उसी के साथ हमारा 2025 जीएस का कंप्लीट डिस्कशन पूरा हो जाएगा। तो चलिए भाई डिस्कशन को हम शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करें, अच्छा लगता है हमें। कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा-सा प्रोत्साहन देना है हमें और फिर आपको हमें सपोर्ट करना है तो यू कैन कमेंट। कोई भी रिव्यू वगैरह है कमेंट। तो चलिए भाई पहला सवाल आपके सामने इस शिफ्ट का ये रहा। संसद में वह प्रथा जिसमें अनुदानों की मांग पर चर्चा के लिए समय सीमा बीत जाने के बाद मतदान कराया जाता है, बताइए कि दिए गए 4 विकल्प में से उसे क्या कहा जाता है। The practice in the parliament where the demands for grants are put to a vote after the passage of the time limit for discussion is called what? देखो होता क्या है, बजट डिस्कशन के दौरान लोकसभा में हर मिनिस्ट्री की जो डिमांड्स फॉर ग्रांट्स यानी कि जो अनुदानों की मांग होती है उन पर चर्चा होती है, लेकिन सब डिमांड्स पर डिटेल डिस्कशन के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। तो जब जो स्पीकर है वो स्पीकर के द्वारा जितना निर्धारित या फिर जितना फिक्स समय है जब वो समाप्त हो जाता है, तब बाकी जितनी भी डिमांड्स हैं उनको एक साथ बिना किसी चर्चा के वोट के लिए रख दिया जाता है और इस प्रोसेस को एक नाम दिया जाता है जिस प्रोसेस का नाम इन्होंने आपको ऑप्शन नंबर ए के अंदर दिया है, गिलोटिन। ठीक, ये कीवर्ड याद रखेंगे, गिलोटिन मतलब समय सीमा समाप्त होने पर शेष मांगों को एक साथ मतदान के लिए रखना इज कॉल्ड गिलोटिन। ठीक है, अब एक एक करके बाकी के भी ऑप्शंस देख लेंगे क्योंकि वो हमने एलिमिनेट किए होंगे। दूसरे ऑप्शन में आपको कट मोशंस दिए गए थे, इस कट मोशंस को हमने एलिमिनेट क्यों किया? जो एमपीज की किसी भी डिमांड को रिड्यूस करना या उसको अपोज करने के लिए लाए जाने वाला जो मोशन होता है वो होता है आपका कट मोशन। ठीक है, अभी कई प्रकार के होते हैं, आप लोगों ने सुने होंगे, जैसे कि पॉलिसी कट करके एक होता है, ऐसे ही इकोनॉमी कट करके एक आप लोग सुनते हैं, ऐसे ही टोकन कट करके आप लोग सुनते हैं। तो कट मोशन आपका गिलोटिन नहीं है। ठीक है, तीसरा है मोशंस। तो मोशंस भी हमें यहाँ पर एलिमिनेट करना पड़ेगा। देखो मोशन क्या है ना, ये एक जनरल एक 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 तरीके से एक प्रपोजल होता है जो हाउस के यानी कि सदन के सामने रखा जाता है। तो ये काफी ब्रॉड टर्म है, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तीसरा है पॉइंट ऑफ ऑर्डर। हमने पॉइंट ऑफ ऑर्डर को भी यहाँ पर एलिमिनेट किया, जिसमें क्या होता है, जब कोई मेंबर कहे कि जो हाउस की प्रोसीडिंग्स है वो रूल्स के अनुसार नहीं चल रही हैं, तब पॉइंट ऑफ ऑर्डर को उठाया जाता है। तो ये आपका अलग सिनेरियो होता है। तो याद रखेंगे ये जो टर्म है आपका गिलोटिन, टाइम ओवर होने पर पेंडिंग जो ग्रांट्स हैं उनके लिए एक साथ वोटिंग होना इज गिलोटिन। कट मोशन क्लियर। वोट ऑन अकाउंट आपने सुना होगा, वोट ऑन अकाउंट इस टर्म के बारे में भी आपने काफी चर्चा सुनी होगी, न्यूज में भी ये आपका आता है। ये क्या आता है, एक तरीके से टेम्पररी एक्सपेंडिचर अप्रूवल होता है। ठीक है, ऐसे ही हम एप्रोप्रिएशन बिल के बारे में भी सुनते हैं, जो कि कंसोलिडेटेड जो फंड है उससे पैसा निकालने की अथॉरिटी होती है। तो ये बेसिक बातें प्लीज याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय शहर फ्रांसीसी औपनिवेशिक वास्तुकला वाली इमारतों की प्रचुरता के लिए जाना जाता है? Which Indian city is known for its abundance of buildings featuring French colonial architecture? यार इन्होंने जो ये सवाल पूछा है इसमें मुझे लगता नहीं है कि अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट होगा जिसने इतिहास को एक सही टाइम फ्रेम, एक सही नजरिए से पढ़ा होगा, तो मुझे लगता नहीं है कि आप में से कोई स्टूडेंट आंसर नंबर बी को पिक ना करे। देखो पुडुचेरी के बारे में जब भी चर्चा होती है तो भारत की एक पुरानी फ्रेंच कॉलोनी यानी कि फ्रांसीसी उपनिवेश के रूप में जानी जाती थी। इसीलिए यहाँ पर आज भी आपको फ्रेंच स्टाइल्स की बिल्डिंग्स नजर आएंगी, वहां पर चर्चेज नजर आएंगे, वहां के बिला और वहां की जो स्ट्रीट्स हैं वो काफी वाइड हैं, वो आपको देखने के लिए मिलती हैं। पर्टिकुलरली जो पौंडुचेरी का
व्हाइट टाउन एरिया है ना, वहां पर आपको काफी इन्फ्लुएंस नजर आएगा। फ्रेंच क्वार्टर्स आपको नजर आएंगे, येलो कलर्ड में कॉलोनियल बिल्डिंग्स नजर आएंगी। तो फ्रेंच आर्किटेक्चर इन्फ्लुएंस यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा। गोवा ऑब्वियसली हम यहाँ पर एलिमिनेट कर देंगे। जब हम गोवा की तरफ जाते हैं तो वहां पर हमें पोर्चुगीज का रूल नजर आएगा। यहाँ पर आपको पोर्चुगीज की आर्किटेक्चर देखने के लिए मिलेगी, फ्रेंच यहाँ पर नहीं नजर आएगी। हम हैदराबाद को भी यहाँ पर ऑब्वियसली पिक नहीं करेंगे। हैदराबाद की जो आर्किटेक्चर है वो दक्कन और इंडो इस्लामिक और निजाम स्टाइल से जुड़ी हुई है, तो वो भी एलिमिनेट करना पड़ेगा। यहाँ पर हम कोलकाता को भी पिक नहीं करेंगे, क्योंकि कोलकाता में आपको ब्रिटिश कॉलोनियल आर्किटेक्चर ज्यादा मिलता है। फ्रेंच आर्किटेक्चर के लिए फेमस नहीं है आपको कोलकाता। तो याद रखेंगे, जब फ्रेंच का नाम आए तो वहां पर आपको पुडुचेरी सबसे ऊपर रखना है। ऐसे ही कराईकल, माए, यनम या फिर चिकमंगलोर, ये कई सारी जगह हैं जहां पर फ्रेंच इन्फ्लुएंस आपको नजर आएगा। पोर्चुगीज का जिक्र सुनने मिले तो पोर्चुगीज आपको गोवा में, दमन में, दीव में, इन जगह पर आपको इन्वॉल्व नजर आएंगे। और ब्रिटिशर्स की जब बात करी जाती है तो उसमें कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, ये वाला एरिया आपको नजर आएगा। ठीक है। अब कल को मान लो कि ये डेनिश लोगों के बारे में आपसे पूछ लें कि डेनिश लोगों से एसोसिएटेड आर्किटेक्चरल जो इन्फ्लुएंस है वो कहां पर नजर आता है, तो याद रखिएगा सेरमपुर में। सेरमपुर, यहाँ पर आपको डेनिश इन्फ्लुएंस नजर आएगा। अगर डचीज का सुनने मिले तो डचीज का मेरे ख्याल से आपने नाम सुना होगा, नागापट्टिनम। नागापट्टिनम करके ये जगह है, यहाँ पर आप डच का एक तरीके से इन्फ्लुएंस देखते हैं। तो ये भी एक्स्ट्रा में आप इन चीजों को याद रख सकते हैं, ज्यादा समस्या नहीं आनी चाहिए आपको। किस फ्रांसीसी लेखिका को व्यक्तिगत स्मृति को उजागर करने में उनके साहस और नैदानिक तीक्ष्णता के लिए 2022 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया? Which French author was awarded the Nobel Puruskar in Literature in 2022 for her courage and clinical acuity in uncovering personal memory? देखो होता है क्या है ना, अभी ऐसे नहीं है कि 2022 का इन्होंने सवाल पूछ लिया। कुछ ऐसे नॉवेल्स, कुछ ऐसे राइटर्स होते हैं जो चर्चा का विषय बन जाते हैं। यहाँ पर 2022 के नोबेल पुरस्कार इन लिटरेचर की बात करी गई है। इसमें आपको ये भी दिया गया है कि ये फ्रेंच ऑथर है। तो ये जो एनी अर्नेक्स का नाम आपको ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है ना, इनको आप इसके लिए याद रखिएगा, इनको दिया गया। तो नोबल जो कमेटी है उन्होंने कहा था कि भाई उन्हें द करेज एंड इनकी जो क्लिनिकल एक्यूटी है विथ विच शी अनकवर्स द रूट्स, स्ट्रेंजमेंट्स एंड कलेक्टिव रिस्ट्रेंट्स ऑफ पर्सनल मेमोरी, इस टिप्पणी को भी इन्होंने कमेटी ने किया था। इसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। काफी हैवी वर्ड यूज करे गए। अब ये जो वर्ड यूज किए गए हैं जैसे कि क्लिनिकल एक्यूटी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बहुत ही प्रिसाइज और ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन करने की क्षमता ये रखती हैं इसके अंदर। ठीक है। तो ये ऐसे चर्चित विषय हो जाते हैं, ऐसे स्टेटमेंट बड़े हो जाते हैं। तो ये एनी अर्नेक्स का नाम आप इसमें याद रखिएगा। कुल मिलाकर वही है कि हाल फिलहाल में न्यूज में अगर कोई बहुत बड़ा अथर, बहुत बड़ी किताब रहती है, चर्चा का विषय बनती है, उसको कोई अवार्ड मिला होता है, तो उस पर हमें अपना ध्यान लेकर जाना है, क्योंकि हमें तो एग्जाम के लिए इनको तैयार रखना है कि भाई किसने लिखा, कौन सी पुस्तक लिखी, ये सब चीजें। नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल खेलों में डेविड डिक्सन पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? द डेविड डिक्सन अवार्ड इज प्रेजेंटेड एट द कॉमनवेल्थ गेम्स टू होम। अब ये भी एक तरीके के सवाल होते हैं जहां पर अवार्ड किसको दिया जाता है, किस तरीके के काम के लिए दिया जाता है वाले सवाल बनते हैं। तो ये जो डेविड डिक्सन है, ये कॉमनवेल्थ गेम्स का एक सबसे प्रेस्टिजियस इंडिविजुअल अवार्ड के रूप में इसको कंसिडर करा जाता है। और ये अवार्ड उस एथलीट को दिया जाता है जो खेलों के दौरान एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करे, एक्सेप्शनल अचीवमेंट अपनी वो दिखाए, अपनी खेल भावना यानी कि जो स्पोर्ट्समैनशिप है वो भी मेंटेन रखे। मतलब आसान शब्दों में आप ऐसा मानिए कि कॉमनवेल्थ गेम्स का बेस्ट एथलीट अवार्ड डेविड डिक्सन अवार्ड ही है। तो यहाँ पर पहला है कुल मिलाकर विजेता राष्ट्र या ओवरऑल विनिंग नेशन, जी नहीं। मेडल टनी में टॉप कंट्री को कोई डेविड डिक्सन अवार्ड नहीं मिलता है। दूसरा है बेस्ट एथलीट, ये वाला ऑप्शन जो इन्होंने बी विकल्प में दिया ये हम करेक्ट कर देते हैं।
और 2022 के अंदर जो बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसमें ये अवार्ड इंडियन एथलीट को मिला था। बताइएगा किसको मिला था? अगर आपको पता है वो आप मेरे को आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। ए एस कमल। ये मैंने आपको हिंट दे दिया है, लेकिन व्हाट डिड दिस ए स्टैंड्स फॉर, तो ये भी आप बता सकते हैं। चलो बता लेते हैं। अचंता, अचंता एस कमल या फिर अचंता कमल करके इनका नाम है। तो इनको ये अवार्ड दिया गया था 2022 के अंदर। तो ऐसी चीजें बनती हैं। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? बहुत ही आसान सवाल है भाई। The introduction of permanent settlement in Bengal by Lord Cornwallis in 1793 primarily aimed to which of these following four options? एक एक करके ऑप्शंस पर मैं आपको लेकर आता हूं। किसान भाइयों का कल्याण सुनिश्चित किया जाएगा, इंश्योर द वेलफेयर ऑफ पीजेंट्स फार्मर्स, इसको देखते ही गलत कर देंगे। ये ऑब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं था। एक्चुअली में जो कई किसान थे वो एक्सप्लॉइटेशन का शिकार थे। दूसरा है वफादार जमींदारों का एक वर्ग तैयार करना जो नियमित भू राजस्व संग्रह को सुनिश्चित करे, क्रिएट अ क्लास ऑफ लॉयल जमींदार्स हु वुड इंश्योर रेगुलर लैंड रेवेन्यू कलेक्शन वाली जो बात है ये इसके अंदर करेक्ट जाएगी परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट के अंदर। तो ये जो समय है ना 1793 का, इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल के अंदर इस परमानेंट सेटलमेंट यानी कि स्थायी बंदोबस्त को इंट्रोड्यूस किया। ये पहली चीज याद रखेंगे। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसका इसके दौरान ये ऑब्जेक्टिव था कि एक फिक्स और रेगुलर रेंट रेवेन्यू उनको क्या मिलता रहे, आता रहे उनके पास, जिसके लिए जो जमींदार थे उनको लैंड ओनर्स बना दिया गया और उनसे फिक्स रेवेन्यू कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी को उनको सौंपा गया। यहाँ पर जो अंग्रेजों की सोच थी वो क्या थी कि कुछ लॉयल जमींदार की क्लास एक इससे क्रिएट होगी, रेवेन्यू कलेक्शन और उनके लिए आसान हो जाएगा और सरकार को कुछ फिक्स इनकम रेगुलरली बेसिस पर मिलती रहेगी। तो याद रखेंगे, ये समय याद रखिएगा 1793 ये इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा इंट्रोड्यूस करा जा रहा है? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इंट्रोड्यूस करा जा रहा है। कहां पर इंट्रोड्यूस करा जा रहा है? तो ये आपको बंगाल, उड़ीसा, इनके कुछ पार्ट के दौरान ये जो चीज थी ये इंट्रोड्यूस करी गई। इसके ड्रॉबैक में यही कहा जाता है कि जो जमींदार थे वो अमीर हो गए थे, जो किसान थे वो उससे गरीब हो गए थे। एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी थी उसका एक्सपेक्टेड लेवल तक जो बढ़ना चाहिए था उसकी प्रोडक्टिविटी का, वो नहीं बढ़ पाया था। तो ये पता होना चाहिए हमें। परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट कॉर्नवालिस के द्वारा आया, जमींदारों को वहां पर रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए दिया गया। ऐसे ही हम रेओतवाड़ी सिस्टम पर भी चर्चा करता है। ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस करा गया था? ये थॉमस मुनरो के द्वारा इंट्रोड्यूस करा गया था। इसमें किसको दिया गया था? इसमें जो रेओत थे, जो किसान थे, उनको ये रेवेन्यू कलेक्ट करने की दी गई थी। ऐसे ही महलवारी का जिक्र होता है। महलवारी के अंदर क्या हुआ था? यहाँ पर जो मैकेंजी अंकल थे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हॉल्ट मैकेंजी, इनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब इनके द्वारा ये महलवारी सिस्टम लाया गया था और यहाँ पर जो विलेज या फिर जो महल होते थे उनको रेवेन्यू कलेक्शन की जिम्मेदारी गई थी। तो ये बेसिक जो सिस्टम आए थे इन पर सवाल बनते रहते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि बीएनएसएस में प्रमुख तकनीकी बदलावों में से एक निम्नलिखित में से किस प्रणाली की शुरुआत शामिल है? One of the key technological shifts in the BNSS includes the introduction of which of the following systems? अगेन इसके अंदर एक एक करके हमें ऑप्शन वाइज ही जाना पड़ेगा सो दैट के क्लैरिटी रहे। पहला है एआई आधारित परीक्षण निर्णय जनरेटर यानी कि एआई बेस्ड ट्रायल जजमेंट जनरेटर। गलत करेंगे। बीएनएसएस में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जहां पर एआई बेस्ड ट्रायल जजमेंट जनरेटर की बात हुई हो। जज की जगह पर एआई डिसीजन नहीं दे सकता। दूसरा है ड्रोन बेस्ड क्राइम सीन स्कैनिंग यानी कि ड्रोन आधारित अपराध स्थल की स्क्रीनिंग होना, जी नहीं। यूजफुल टेक्नोलॉजी हो सकती है बट बीएनएसएस का स्पेसिफिक इस प्रकार का कोई प्रोविजन नहीं है। तीसरा है सभी अपराधों के लिए केवल आभासी सुनवाई अदालतें, वर्चुअल ट्रायल ओनली कोर्ट्स फॉर ऑल ऑफेंसेस, जी नहीं। बीएनएसएस ने सभी ऑफेंसेस के लिए सिर्फ वर्चुअल कोर्ट्स मैंडेटरी नहीं करे हैं।
और चौथे नंबर पर इन्होंने क्या कहा, EFIR, ई समन्स एंड ई वारंट्स, इसको हमें करेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जिसने पुराने CRPC 1973 को रिप्लेस किया, इसका एक मेजर फोकस था कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को डिजिटल बनाया जाए और इसीलिए इस BNSS में प्रोविजन लाए गए कि EFIR, ई समन, ई वारंट, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, डिजिटल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, ये जुडिशरी और पुलिस सिस्टम को फास्टर और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए लाए गए। ठीक है, तो इनको याद रखेंगे भाई। चलिए, ओडिसी नृत्य का आधार कौन सी दो मूल मुद्राएं हैं? विच टू बेसिक पोस्चर्स फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ ओडिसी डांस? डांस संबंधित आजकल आपको सिर्फ ये नहीं पता करना है कि कौन से राज्य से है, उसके बारे में आपको एक्स्ट्रा फीचर्स, उसकी खासियत, उसकी विशेषताएं पता होनी चाहिए। जब ओडिसी डांस का जिक्र करा जाता है तो आपको पता है कि जो भारत के 8 क्लासिकल डांसेस हैं उनमें से एक है और राज्य का संबंध तो भाई सभी को क्लियर ही रहता है कि ये उड़ीसा से ओरिजिनेट हुई है ओडिसी डांस। ठीक है, अब ये जो ओडिसी डांस है इसके दौरान किसी भी व्यक्ति की जो पूरी बॉडी है वो मेनली आपको दो बेसिक पोस्चर्स के ऊपर बेस्ड नजर आती है, जो कि इस सवाल के अंदर इन्होंने पूछा है। पहला है ये चौक और दूसरा है आपका त्रिभंग। तो चौक और त्रिभंग, ये जो बी ऑप्शन में इन्होंने मुद्राएं दी हैं इनको आपको याद रखना है। नाउ व्हाट डज दिस चौक मीन्स? चौक एक स्क्वायर लाइक पोस्चर है, भगवान जगन्नाथ का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसको माना जाता है। इसमें पुरुष तत्व यानी कि मस्कुलाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करा जाता है चौक के अंदर। ऐसे ही दूसरे में क्या है? दूसरा है त्रिभंग। इसके अंदर बॉडी तीन जगह से बेंड करी जाती है, तीन जगह से वो तोड़ी जाती है, नेक से, धड़ से और नी से। इसीलिए नाम पड़ा इसका त्रिभंग, यानी कि तीन बैंड नजर आ रहे हैं। ये क्या बताता है? ये एक फीमेल ग्रेस को दर्शाता है। ठीक है, तो उड़ीसा का सबसे जो फेमस पोज भी है वो भी आपका त्रिभंग ही माना जाता है। तो चौक और त्रिभंग को भाई साहब याद रखिएगा आप आज के बाद। ठीक है, तो चलिए याद रखेंगे। बाकी आपको ये पता है कि संबंधित जो डांस है वो कौन से राज्य से है, जैसे कि भरतनाट्यम का जिक्र करा जाता है तो भरतनाट्यम का एसोसिएशन हम तमिलनाडु राज्य से रखते हैं। ये बेसिक बेसिक बातें पता होनी चाहिए। जैसे कथक है तो कथक आपका उत्तर प्रदेश के साथ एसोसिएटेड है। कथकली है, कथकली आपका केरला के साथ एसोसिएटेड है। मोहिनी अट्टम है, मोहिनी अट्टम आपका केरला के साथ हमें लिंक करना पड़ेगा। कुचिपुड़ी है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के साथ लिंक करना पड़ेगा। उड़ीसी उड़ीसा के साथ हो जाएगा। और कौन सा बचा? मणिपुरी बचा, मणिपुरी मणिपुर के साथ हो गया और सतरिया हो गया। सत्तरिया का संबंधित राज्य जो है वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, बट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ असम। ठीक है, ठीक है, मैं शायद छोटा ही था ना, मुझे लग रहा है कि मैंने बड़ा कर रखा था अपने आप को। तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है चंवरी पकड़ते हुए यक्षिणी को आदमकद खड़ी प्रतिमा किस काल की मूर्तिकला परंपरा का उदाहरण है? द लाइफ साइज स्टैंडिंग इमेज ऑफ यक्षिणी होल्डिंग अ शौरी यानी कि फ्लाई विस्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ द स्कल्पचरल ट्रेडिशन ऑफ विच पीरियड? ये क्वेश्चन एक स्टैचू है जिसको हम दिदरगंज यक्ष स्टैचू के रूप में जानते हैं, उससे संबंधित है। तो ये जो दिदरगंज यक्षी है ना, ये पटना बिहार के पास में मिलती है, जहां पर ये जो चौरी है जिसको चंवरी भी कहते हैं, फ्लाई विस्क भी कहते हैं, इसको पकड़े हुए खड़ी हुई है। हाईली पॉलिश्ड सैंडस्टोन से इनको बनाया गया है और ये जो स्कल्पचर है इस पर जो माइनर लाइक आपको एक शाइन दिखती है उसका यूज मौर्यन पॉलिश यानी कि मौर्य समय की पॉलिश के साथ लेंगे। इसी वजह से इसे जनरली मौर्यन स्कल्पचर के ट्रेडिशन का एक उदाहरण माना जाता है। तो मौर्यन पीरियड के साथ मैं आपके इस ऑप्शन को लिंक कर सकता था। मैंने बताया कि ये कहाँ पर नजर आएगा, ये आपका बिहार राज्य के साथ आप इसको लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की बातें पूछी जाती रहती हैं। नेक्स्ट अभी दो स्टेटमेंट दिए गए, इन दोनों स्टेटमेंट को एक एक करके ओपन करके देखेंगे कि दोनों सही हैं या दोनों में से कौन सा गलत है या कौन सा किसको क्या से एक्सप्लेन कर रहा है।
महाबलीपुरम में स्थित शोर मंदिर नक्काशीदार ग्रेनाइट ब्लॉक से निर्मित द्रविड़ वास्तुकला का उदाहरण है। द शोर टेम्पल एट महाबलीपुरम exemplifies Dravidian architecture built of carved granite blocks। भाई इसको सही कर दूं भाई मैं, इस पर पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं ना, जब हम ये शोर टेम्पल का जिक्र करते हैं। तमिलनाडु महाबलीपुरम के साथ लिंक, बिल्ट बाई होम, बिल्ट बाई पल्लवास और बिल्ट अराउंड 8th सेंचुरी एडी के समय, जहां पर जो ग्रेनाइट के ब्लॉक्स हैं उनसे बना हुआ ये एक स्ट्रक्चरल मंदिर है। साउथ इंडियन द्रविडियन आर्किटेक्चर का एक काफी महत्वपूर्ण इसको एग्जाम्पल माना जाता है। दूसरा है, यह मंदिर पल्लव युग के रॉक कट गुफा मंदिरों से लेकर पूरी तरह से संरचनात्मक पत्थर के निर्माण तक की वास्तुकला की निरंतरता को दर्शाता है। यानी कि दिस टेम्पल शोकेसेस आर्किटेक्चरल कंटिन्यूटी फ्रॉम द पल्लवा एरा रॉक कट केव टेम्पल्स टू फुली स्ट्रक्चरल स्टोन कंस्ट्रक्शंस। मैं इसको भी करेक्ट करूंगा, क्यों? क्योंकि पहले फेज के अंदर रॉक कट केव्स नजर आती हैं, जिसमें आपको मंडगपट्टू, आपको महाबलीपुरम वाली गुफाएं नजर आएंगी। फिर फेज 2 के अंदर आपको जो मोनोलिथिक रथ हैं, मोनोलिथिक जो रथ थे वो आपको क्रिएटेड नजर आता है, जिनको हम पंचरथ के रूप में भी जानते हैं। और तीसरे फेज के अंदर आपको स्ट्रक्चरल टेम्पल्स जैसे कि शोर टेम्पल ये नजर आते हैं। तो इसीलिए स्टेटमेंट 2 जो है वो इवन ये एक्सप्लेन भी करता है कि जो शोन टेम्पल है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, जो कि पहले स्टेटमेंट में दिखाया गया। तो ये दोनों करेक्ट हैं और ये पहले को करेक्ट भी एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये आपका ए वाला ऑप्शन हम यहाँ पर करेक्ट कर, याद रखेंगे इसको हम। बंगाला महोत्सव भारत के निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? वंगाला फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब ऑफ इंडिया। इसके बारे में काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है, बट काफी लोग इसके अंदर कंफ्यूज भी रहते हैं। वंगाला फेस्टिवल को कई मल्टीपल नामों से जाना जाता है, जैसे कि 100 ड्रम्स फेस्टिवल के रूप में भी इसको रेफर करा जाता है। और ये जो फेस्टिवल है ये मेघालय की जो ये गारो ट्राइब है, जो ऑप्शन नंबर ए में इन्होंने आप लोगों को दिया है, इनके द्वारा इनका जो हार्वेस्टिंग सेशन यानी कि फसल की कटाई के बाद सेलिब्रेट करने वाले फेस्टिवल के रूप में जाना जाता है। इस त्योहार के अंदर क्या करते हैं ना, ये अपना जो ट्रेडिशनल डांस वगैरह है वो करते हैं, ड्रम वगैरह बजाते हैं। जो सूर्य देव है ना, सूर्य देव है, उनको इसमें ये थैंक्स बोलते हैं। सूर्य देव का नाम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो मिसी सैलजोंग, मिसी सैलजोंग ये इनके सूर्य देव के रूप में ये रेफर करता है। तो ये याद रखेंगे हम, इस तरीके की बातें ही हमसे पूछ लेते हैं कि कौन सा जो डांस है, कौन सा फेस्टिवल है, वो कौन से राज्य की कौन सी ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट हो रहा है। तो मेघालय की गारो ट्राइब इसे सेलिब्रेट कर रही है। प्राचीन भारतीय साहित्य के संदर्भ में ऋग्वेद का सर्वोत्तम वर्णन किस प्रकार किया गया है? हाउ इज द ऋग्वेद बेस्ट डिस्क्राइब्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंशिएंट इंडियन लिटरेचर? देखो गजब का सवाल है। ऋग्वेद का जब हम जिक्र करते हैं तो 4 वेदों में सबसे पुराने वेदों में से एक इसको माना जाता है, सबसे पुराना वेद माना जाता है, जिसमें मेनली आपको हाइम्स यानी कि जो स्तुतियां हैं, जो प्रेयर्स हैं, जो डिवोशन की स्तुतियां हैं, उनका कलेक्शन देखने के लिए मिलता है। ऋग्वेद के अंदर आपको लगभग 10 मंडल नजर आते हैं, 1028 आपको सूक्त नजर आते हैं। ये सब बातें बेसिकली आपको पढ़ाई जाती हैं। किसी देवता, किसी डेइटी के प्रेज में गाया गया मंत्र या फिर प्रेयर आपको हाइम के रूप में बताया जाता है। भजन का मतलब यही होता है ना कि किसी देवता की वहां पर प्रशंसा या फिर किसी देवता की प्रशंसा में बोला गया जो मंत्र है वो होता है। ऋग्वेद के अंदर आपको कई सारी चीजें मिलती हैं, इंद्रदेव, अग्निदेव, वरुण देव, सोमदेव, इन सब की अधिक से अधिक आपको मंत्र या फिर स्तुतियां नजर आती हैं। तो ये बेसिक बातें हैं जो कि आपके ऋग्वेद के बारे में हमें डिस्क्रिप्शन देते हैं। उपनिषदों का संकलन क्या मैं इसको कह दूंगा? नहीं, उपनिषद लेटर वैदिक पीरियड की कुछ फिलोसॉफिकल किताबें हैं। ऋग्वेद इज नॉट इक्वल्स टू उपनिषद। दूसरा है कलेक्शन ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, यानी कि शास्त्रीय संगीत का ये एक संग्रह है। जी नहीं, क्लासिकल म्यूजिक से ज्यादा रिलेशन सामवेद का है, ना कि ऋग्वेद का। तीसरा है शाही इतिहास का संग्रह, मैं इसको भी गलत करूंगा। ऋग्वेद राजाओं की हिस्ट्री का किताब नहीं है।
अ कलेक्शन ऑफ हाइम्स अक्रॉस एजेस, यानी कि विभिन्न युगों के भजनों का संग्रह के रूप में आप आपके ऋग्वेद को बेस्ट डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आसान चीज है इसमें, तो ऑप्शन आपको बहुत ही आसान कर देते हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए। नेक्स्ट है, खो खो के नियमों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट खो खो रूल्स इज और आर करेक्ट? तीन स्टेटमेंट दिए गए, एक एक करके देखते हैं। पोल की ऊंचाई 1.20 से 1.25 मीटर है और इसका व्यास लगभग 9 सेंटीमीटर है। इसको मैं गलत कर दूं? अब आप लोग कहेंगे कि हम तो तभी बता पाएंगे जब हमें पता होगा। देखो, खो खो के जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो इनका पोल का डायमीटर होता है वो जनरली 9 से 10 सेंटीमीटर होता है। लेकिन इस स्टेटमेंट में इन्होंने क्या दे दिया कि स्पेसिफिकेशन जो है वो ऑफिशियल रूल के एग्जैक्ट फॉर्मेट में नहीं है कि भाई वो 9 से 10 सेंटीमीटर है ना। तो एग्जाम अथॉरिटी ने इसे इनकरेक्ट यहाँ पर माना था एग्जाम के अंदर भी, और आपको फिक्स देना भी चाहिए। नेक्स्ट है, अंतराल सहित मैच की जो कुल अवधि होती है वो 48 मिनट की होती है। याद रखिएगा, टोटल मैच का ड्यूरेशन इंक्लूडिंग इंटरवल 48 मिनट का होगा। ठीक है, इसके अंदर आपको चार पारियां इसके अंदर खिलाई जाती हैं, जिसमें हर जो इनिंग होती है वो 9 मिनट की होती है। टोटल जो प्लेइंग टाइम होता है वो कितना होता है? वो आपका 36 मिनट का होता है, और बाकी फिर आपका जो ब्रेक वगैरह हो गए उसे मिलाकर ये आपका टोटल 48 मिनट का पड़ता है। ठीक है। तीसरा है, सब जूनियर चेजर्स की ब्लॉक दूरी जूनियर्स के समान है 2.30 मीटर। इसको मैं गलत कर दूंगा। सब जूनियर्स चेजर्स का ब्लॉक डिस्टेंस सेम नहीं है जूनियर्स के बराबर 2.30। सब जूनियर और जूनियर कैटेगरीज के डायमेंशंस कभी सेम होते भी नहीं है, इसीलिए इसको स्टेटमेंट को मैं इतना जानकर ही गलत कर देता। ठीक है। अच्छा, मुझे कोई बताएगा कि खो खो का वो कौन है, ओरिजिन कहाँ पर हुआ है? हमारा देश ही है, इंडिजिनस गेम है ये, हमारा स्वदेशी खेल है। ये आपके महाराष्ट्र में काफी पॉपुलर हुआ था। ठीक है। इसमें टीम के स्क्वाड के अंदर कितने लोग होते हैं? 15 लोग होते हैं, लेकिन 15 में से कितने प्लेइंग प्लेयर होते हैं? 12 प्लेयर होते हैं। तो याद रखेंगे ये बात भी। नेक्स्ट सवाल है, मराठा समाज के संदर्भ में कुणबी शब्द का क्या अर्थ है? व्हाट डज द टर्म कुणबीस रेफर टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मराठा सोसाइटी? देखो, मराठा सोसाइटी हो या फिर मल्टीपल सोसाइटीज हो, इनके रेफरेंसेस हमारे इतिहासकारिक जो वैल्यूज हैं, जो लिटरेचर है उसमें सुनने मिलती हैं। पर मराठा सोसाइटी में ये जो कुणबीस है ना, ये एक इम्पोर्टेंट अग्रेरियन कम्युनिटी है, यानी कि कृषि आधारित एक समुदाय था। जो लोग मेनली फार्मिंग यानी कि कृषि या फिर कैटल रेयरिंग यानी कि पशुपालन करते थे, इनके अंदर इन्वॉल्व हुआ करते थे। तो इसीलिए मैं इसको किसके साथ इन्वॉल्व कर दूंगा? पीजेंट पेस्टोरलिस्ट, ये जो सी ऑप्शन में आपको दिया है, किसान पशुपालकों का एक समूह, ये इसमें आपका सही बनेगा। ठीक है। तो इस तरीके के सवाल बन जाते हैं। अब ऐसा पूछा जाए तो भाई आगे के लिए तैयार रहिएगा कि भाई हाँ, ये हमें पता है। अब ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि पेशवा है, पेशवा का जिक्र बहुत ज्यादा करा जाता है। पेशवा पोस्ट को लेकर पूछा जाता है, तो ये प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर वाली पोस्ट हुआ करती थी। सरदार का जिक्र होता है, सरदार मिलिट्री चीफ हुआ करते थे। आपका ये जो ऑप्शन मतलब सवाल में पूछा गया ये कौन हुआ करते थे? फार्मर्स हुआ करते थे। ब्राह्मण कौन हुआ करते थे? वो प्रीस्ट और एडमिनिस्ट्रेटर्स हुआ करते थे। ये बातें हमें पता होनी चाहिए। डोपिंग रोधी प्रतिक्रियाओं में एथलीट की जिम्मेदारियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एथलीट रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन एंडिंग डोपिंग प्रोसीजर्स। अब आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनके आधार पर आपको चीजें देखनी पड़ेंगी। पहला स्टेटमेंट आपके सामने है, एथलीटों को सटीक ठिकानों की जानकारी देनी चाहिए और सभी नमूना संग्रह प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। बिल्कुल सही है भाई। Athletes must provide accurate whereabouts information and comply with all sample collection procedures वाला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। आपने वाडा का नाम सुना है? व्हाट इज दिस वाडा? वाडा है आपका वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इनके रूल्स के अनुसार जो एथलीट्स हैं उनको एक्यूरेट अपने वेयरअबाउट्स इंफॉर्मेशन देनी होती है। डोपिंग कंट्रोल ऑफिशियल्स के साथ इनको कोऑपरेट करना पड़ता है और सैंपल कलेक्शन प्रोसेस को फॉलो करना होता है। अब आप पूछ रहे होंगे कि वेयर अबाउट इंफॉर्मेशन यानी कि ठिकानों की जो जानकारी है, इसका मतलब
मतलब ये कि जो एलीट एथलीट्स हैं उनको बताना होता है कि वो कहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं, कहाँ वो स्टे कर रहे हैं, ताकि सरप्राइज डोपिंग टेस्ट उनका करा जा सके। ठीक है। दूसरा है एथलीटों को नमूना संग्रह प्रक्रिया को टीम के अधिकारियों को सौंपने की अनुमति है यदि उनके पास कोई वैध कारण हो। Athletes are allowed to delegate the sample collection process to a team official if they have a valid reason। जी नहीं, एथलीट खुद सैंपल प्रोवाइड करेगा। कोई कोच, मैनेजर या टीम का ऑफिशियल एथलीट की जगह सैंपल नहीं दे सकता है। अगर एथलीट ऐसा करने को मना करता है, रिफ्यूज करता है, सैंपल देने से बचता है, तो वो भी एंटी डोपिंग वायलेशन माना जा सकता है। ठीक है। बाकी वाडा का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसको 1999 में स्टैब्लिश करा गया था। ओनली वन इज करेक्ट है यहां पर आपका, याद रखेंगे इन बातों को। नेक्स्ट है वाई नेशंस फेल के सह लेखक डैरन एसेमोल्गू और कौन है? वाई नेशंस फेल इज को ऑथर्ड बाय डैरन एकेलमू एंड विच ऑफ दीज फॉलोइंग फोर। देखो अगेन वही बुक्स एंड ऑथर्स वाली कैटेगरी में जब हम मल्टीपल ऐसे नोबल्स किताबों के बारे में चर्चा सुनते हैं जो कि फेमस है, तो उनको लेकर हमें तैयार रहना पड़ता है। तो ये जो एक पुस्तक है, इसका पूरा नाम है व्हाई नेशंस फेल, द ओरिजिन ऑफ पावर्स, प्रॉस्पेरिटी एंड पॉवर्टी। ये एक वर्ल्ड फेमस इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस की किताब है, जिसके ऑथर एक तो आपको डेरन याद रखने हैं और दूसरे आप जेम्स रॉबिन्सन याद रखिएगा। रॉबिन से यानी कि मुझसे लिंक करके आप याद रख लीजिएगा। इस किताब का जो केंद्रीय आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि जो देश है वो रिच या पुअर होते हैं, वो मेनली उनके इंस्टीट्यूशंस की क्वालिटी की वजह से होता है। और भी बहुत सारी इसके अंदर इन्होंने बात करी है। ऑथर के बारे में पूछा गया, इन दोनों आदमियों का नाम याद रखिएगा, बड़ा नाम है ये दोनों के दोनों। ठीक है। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल फिलहाल में कोई भी इवेंट हो रहा हो, उन पर आपको संबंधित फैक्ट्स पता होने चाहिए। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 को लेकर दो स्टेटमेंट दिए और पूछ रहे हैं कि बताइए कि इनमें से भाई कौन कौन सा करेक्ट है। पहला, इंडियन आर्मी भारत सेना 10 स्वर्ण पदों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रही। इंडियन आर्मी टॉप द मेडल टैली विद 10 गोल्ड्स। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। इंडियन आर्मी ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 में एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दिया और 10 गोल्ड मेडल्स जीते। मेडल टैली में इंडियन आर्मी ने टॉप पोजीशन भी हासिल करी थी। दूसरा है पूर्व चैंपियन जम्मू और कश्मीर 2024 में 9 स्वर्ण पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। जम्मू एंड कश्मीर जो कि फॉर्मर चैंपियंस थे, उन्होंने सेकंड पोजीशन हासिल करी 9 स्वर्ण पदों के साथ। पहले कई बार चैंपियन रह चुका है जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन 2024 के संस्करण में इनको सेकंड पोजीशन को प्राप्त करना पड़ा। 9 स्वर्ण पदक इन्होंने हासिल किए, इसलिए दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पर करेक्ट थे। तो याद रखेंगे खेलो इंडिया प्रोग्राम काफी इंपॉर्टेंट है। कब लॉन्च करा गया था खेलो इंडिया प्रोग्राम? 2018 में। ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई जो ग्रास रूट स्पोर्ट्स है उसका डेवलपमेंट करा जा सके, यंग एथलीट्स को आइडेंटिफाई करा जा सके, जो स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे देश के अंदर उसको इम्प्रूव करा जा सके। तो ये जो बातें हैं ये हमें पता होनी चाहिए। अगर हाल फिलहाल में चल रहा हो तो उसमें भी हमें नजर रखनी है कि पेपर में कुछ ना कुछ ये पकड़ाएंगे आपको सवाल के रूप में। ठीक। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन ने राज्यों के लिए स्थानीय स्वशासन की इकाइयों के रूप में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करना अनिवार्य बना दिया? Which constitutional amendment made it mandatory for a state to establish panchayati raj institutions as units of local self government? बहुत ही आसान सवाल है। आपको 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 रटवाया जाता है। ये अमेंडमेंट पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस यानी कि पीआरआईज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के लिए ही लाया गया था। इम्प्लीमेंटेशन डेट भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्या थी? 24 अप्रैल। कौन सा साल? 1993। इसकी इम्प्लीमेंटेशन डेट भी आपको पता होनी चाहिए और इसी वजह से हर साल हम 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे।
के रूप में सेलिब्रेट मनाते हैं। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। इसके फीचर्स भी हमें पता होना चाहिए कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, पंचायतों को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिला, 3 टियर सिस्टम लाया गया जिसमें ग्राम पंचायत गांव के लेवल पर थी, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर बनाई गई, जिला परिषद को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनाया गया, रिजर्वेशन यहाँ पर रखे गए SC ST महिलाओं के लिए मिनिमम रिजर्वेशन 1/3 1/3 रखा गया। स्टेट फाइनेंस कमीशन पर बात हुई जो कि हर 5 साल में स्थापित करा गया। तो ये बातें पता होनी चाहिए। यहाँ पर ये 73rd जो अमेंडमेंट वाला ऑप्शन है इसको हम करेक्ट कर देंगे। 42nd तो बिल्कुल ही नहीं करना है भाई, है ना। ये 1976 के अंदर करा गया एक अमेंडमेंट था जिसको उसकी फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए जानते हैं। सोशलिस्ट सेक्युलर जैसे जो शब्द उनको प्रियम्बल में ऐड करने के लिए जानते हैं। पंचायती राज से 42वें संशोधन का कोई संबंध नहीं है। हम यहाँ पर 74वें को भी गलत करेंगे। ये किसके लिए था? ये जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनके लिए 74th अमेंडमेंट था। म्युनिसिपैलिटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था इस 74th में। 73rd जो है वो रूरल वाला है, 74th जो है वो अर्बन वाला है। ऐसे करके याद रखिएगा। ऑब्वियसली 44th भी हमारा यहाँ पर नहीं होगा। 44th के अंदर जो इमरजेंसी प्रोविजंस थे और जो फंडामेंटल राइट्स थे उनके प्रोटेक्शन से संबंधित आपका 44वां रहेगा। तो ये बेसिक बातें भी हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे भाई, किसी व्यक्ति को -2.5D पावर वाले चश्मे की आवश्यकता है। यह दर्शाता है कि व्यक्ति निम्न में से किससे पीड़ित है? A person needs spectacles with a power of -2.5 diopter. This indicates that the person is suffering from which of these following four. ऑप्शन में जाना ही नहीं है, इन्होंने सवाल में दिया है जो पावर है वो कितनी है, -2.5 डायोप्टर। यहाँ पर नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्लू होना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स के अंदर जो नेगेटिव पावर होती है वहां पर आपको अब सारी लेंस जिन्हें हम कॉनकेव लेंस के नाम से भी जानते हैं इनको दर्शाती है। और कॉनकेव लेंस कहां पर यूज होता है? आपको मायोपिया में। मायोपिया में होता है ना, यानी कि जो निकट दृष्टि दोष है उसको करेक्ट करने के लिए कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करा जाता है। आप बोलेंगे कि जी ये जो निकट दृष्टि दोष मायोपिया है ये क्या है? तो मायोपिया में क्या होता है, जो पास की चीजें होती हैं वो तो आपको क्लियरली दिखती हैं, लेकिन जो दूर की चीजें होती हैं वो आपको ब्लर्ड नजर आती हैं। इसकी वजह से क्या होता है, यानी कि क्या होता है, जो इमेज होती है वो रेटिना के किधर की तरफ बनती है, वो आगे यानी कि बिफोर रेटिना बन जाती है। और करेक्शन करने के लिए हमें फिर ये कॉनकेव लेंस पहनाए जाते हैं जिन्हें हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, जो कि इमेज को रेटिना पर फोकस करवाने का काम करता है। ये पढ़ाया जाता है ना। तो क्या ये एक हाइपरमेट्रोपिया था? मैं इसको गलत कर दूंगा। हाइपरमेट्रोपिया के अंदर दूर की चीजें आपको क्लियर नजर आती हैं और पास की चीजें ब्लर्ड नजर आती हैं। और इसके अंदर जो करेक्शन लेंस होता है वो कौन सा होता है? वो होता है कॉन्वेक्स लेंस। ये पता होना चाहिए। पावर पॉजिटिव होती है इसके अंदर। तीसरा है मायोपिया, नियर साइटेडनेस एंड नीड्स अ डाइवर्जिंग लेंस। ये बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट कर देता है। इस तरीके से अगर आपका मास्टर आपको पढ़ाता है तो बढ़िया है, आप पढ़ो उससे, ऐसे ही पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। जो कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर करके पढ़ो ताकि आप कंफ्यूज ना रहें, आपको चीजें एकदम क्लियरली पता रहे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आधुनिक मुद्रा प्रणालियों का सही वर्णन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब्स मॉडर्न करेंसी सिस्टम? अब हमें यहाँ पर एक एक करके ये चारों के चारे ऑप्शंस वाइज ही जाना पड़ेगा, एंड देन हम जो एक्स्ट्रा बातें हैं उन पर हम चर्चा करने का सोचेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स मॉडर्न करेंसी सिस्टम? पहला इन्होंने दिया है कि मुद्राएं पूरी तरह से सोने द्वारा समर्थित है, यानी कि करेंसीज आर फुल्ली बैक्ड बाय गोल्ड। जी नहीं, ये गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में होता है, मॉडर्न करेंसीज में ऐसा नहीं होता है। दूसरा है, करेंसीज आर नॉट रेडिली कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड, यानी कि मुद्राओं को आसानी से सोने में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ये सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है यार। इसमें आसान है मतलब इसमें ज्यादा कुछ इधर उधर करने की जरूरत ही नहीं है। आपको पता है कि
आज दुनिया का लगभग जितने भी सभी कंट्रीज हैं वहां पर आपका फिएट करेंसी सिस्टम है। फिएट मुद्रा प्रणाली फॉलो करते हैं। फिएट करेंसी क्या होती है? ऐसी करेंसी जिसकी जो वैल्यू है वो गोल्ड या फिर सिल्वर से डायरेक्टली बैक्ड नहीं होती है। गवर्नमेंट और जो सेंट्रल बैंक है उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी जो विश्वसनीयता है वो उनके ऊपर आधारित होते हैं। जैसे कि इंडियन रुपीज है, यूएस डॉलर है, यूरो है, पाउंड है। इसीलिए आज के समय पर आप आरबीआई या फिर सरकार के पास जाकर नोट के बदले गोल्ड की डिमांड नहीं कर सकते कि हमें तो गोल्ड दे दो। तो बहुत ही बेसिक सा सवाल है। ये लगेगा सुनने में, ऐसा लगेगा कि ओ माय गॉड कितना ज्यादा ये इंटेलेक्चुअल सवाल पूछ लिया, बट है नहीं इसके अंदर कुछ भी। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति किस योजना के दौरान शुरू की गई थी? द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग विच ऑफ दीज फॉलोइंग फोर प्लान? ये सबको रटवाया जाता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर हुआ था भी कांड। ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में हरित क्रांति की बिगनिंग कब हुई थी? मिड 1960s में ही तो हुई थी। और ये पीरियड लार्जली जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी 1961 और 66 वाला जो ये समय है, ये तीसरे पंचवर्षीय के दौरान ही आता है। इसमें उद्देश्य क्या था? यही था कि जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जाएगा। इंपोर्ट की जो डिपेंडेंस है हमारे देश की उसको हम कम करेंगे। फूड सिक्योरिटी को हम अचीव करेंगे। तो ये बेसिक बात है। ग्रीन रेवोल्यूशन के मेन कंपोनेंट आपको पता होने चाहिए। हाई यील्डिंग वैरायटी के जो सीड्स थे, उच्च उपज वाली जो किस्में थी, इरिगेशन पर जोर दिया गया, कैनल्स बनाए गए, ट्यूबवेल्स लगवाए गए, फर्टिलाइजर्स के ऊपर काम करा गया, केमिकल जो फर्टिलाइजर्स थे उनका इस्तेमाल करा गया, पेस्टिसाइड्स का इंट्रोडक्शन हुआ क्रॉप्स को बचाने के लिए, क्रॉप्स के प्रोटेक्शन के लिए। फार्म्स मैकेनाइजेशन के अंदर काम करा के भाई ट्रैक्टर का इस्तेमाल करेंगे, हम हार्वेस्टर्स का इस्तेमाल करेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसको कहा जाता है? जब वर्ल्ड का जिक्र हो तो हम वहां पर नॉर्मन अंकल का, नॉर्मन बोरलॉग का, वर्ल्ड लेवल पर हम इनका जिक्र करते हैं। और जब हम इंडिया का जिक्र करते हैं तो हम यहाँ पर एमएस स्वामीनाथन जी का जिक्र करते हैं। ये बेसिक बातें ये पता होनी चाहिए, इनमें ज्यादा हमें टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में उच्च रैंकिंग से संकेत मिलता है क्या? A higher ranking in the World Press Freedom Index indicates what? चार ऑप्शन दिए गए। थोड़ा सा मजेदार सवाल है जिसमें हमारा देश बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करा जाता है। इस इंडेक्स के अंदर हमारी रैंकिंग गड़बड़ रहती है और ये इंडेक्स हर साल पब्लिश करता है। कौन? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को करने वाला कौन है? हाँ, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। बताइए कौन इसको पब्लिश करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो ये पता होना चाहिए। फ्रेंच नेम है आपका, एक कंपनी है का ये नाम है, उसका फ्रेंच में नाम दूसरा है। इसका पर्पस यही है कि भाई किसी देश में मीडिया और उनके जो जर्नलिस्ट हैं वो कितना इंडिपेंडेंट या फिर कितना आराम से काम कर पाता है। तो ये हाई मतलब रैंक का मतलब इसमें क्या है कि अगर किसी कंट्री की रैंकिंग बेटर है तो उसका आमतौर पर मतलब ये होता है कि जर्नलिस्ट ज्यादा फ्री है वहां पर, मीडिया पर वहां पर कम प्रेशर है, रिपोर्टिंग कंपैरेटिवली वहां पर इंडिपेंडेंट होती है, कोई प्रेशर नहीं होता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उस देश के अंदर बेटर है। तो ऑप्शन वाइज जाएंगे। मोर गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर मीडिया, बिल्कुल नहीं, ये थोड़ी ना आपको ऊपर रैंक दिला देगा। ग्रेटर जर्नलिस्टिक फ्रीडम यानी कि अधिक पत्रकारिता स्वतंत्रता, अगर रैंकिंग अच्छी है तो उसमें आपका ये वाली जो चीज है ये आपका इंडिकेशन बेटर रहेगा, याद रखना है हमें। नेक्स्ट है, ताना भगत ने 20वीं सदी के आरंभ में एक अद्वितीय जनजातीय आंदोलन का नेतृत्व किया जिसमें आधुनिक समय के किस राज्य में उरांव समुदाय के बीच ब्रिटिश और स्थानीय जमींदारों के खिलाफ सुधार और अहिंसा पर जोर दिया गया? Tana Bhagat led a unique tribal movement in the early 20th century, emphasizing reforms and non-violence against the British and local landlords among the Oraon community in which modern day state? बहुत बढ़िया सवाल है। ताना भगत मूवमेंट ओरांव, ये ओरांव ट्राइब के बीच में इसको शुरू करा गया था। जिस मूवमेंट की शुरुआत थी
वो किसके द्वारा करी गई थी? जत्रा भगत, जिसको हम जत्रा ओरांव के नाम से भी जानते हैं। और ये कब करी गई थी? 1914 में इन्होंने ये शुरुआत करी थी। उस समय ये जो एरिया है वो छोटा नागपुर प्लेटो का हिस्सा था, जो आज के आपके झारखंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाले एरिया के अंदर आएगा। इस मूवमेंट के बहुत सारे फीचर्स आपको पता होने चाहिए। ये अंग्रेजों के अगेंस्ट में चलाया गया था। अंग्रेजों के जो टैक्सेस थे, उनका जो एक्सप्लॉयटेशन था, उसके विरोध में चलाया गया था। जमींदारों के अगेंस्ट में चलाया गया था। जो लोकल लैंडलॉर्ड्स थे, उनके अत्याचार के विरोध में इसको चलाया गया था। सोशल रिफॉर्म्स को लाने के लिए चलाया गया था। अल्कोहल छोड़ना, सुपरस्टिशन जो लोग करते हैं उसको कम करना, सिंपल लाइफस्टाइल जीना, नॉन वायलेंस, अहिंसा, ये सबसे यूनिक फीचर था इस आपके आंदोलन का। इसी वजह से बाद में जो ताना भगत थे वो गांधी जी के बहुत करीब भी आ गए थे और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में उन्होंने सपोर्ट भी दिया था गांधी जी को। तो ये झारखंड के साथ आप इसका लिंक करेंगे। आगे बढ़ेंगे भाई। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल पूछता है कि लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई के किस महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम ने यह सुनिश्चित किया कि 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्ताव के दौरान असम भारत का हिस्सा बना रहे, न कि पूर्वी पाकिस्तान का? Which significant political move by Lokpriya Gopinath Bordoloi ensured the Assam remained a part of India and not East Pakistan during the cabinet mission plan proposal in 1946? एक बेहद इंपॉर्टेंट सवाल। जो एक कैबिनेट मिशन प्लान है 1946, ब्रिटिशर्स ने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर के लिए इस प्लान को दिया था। इस प्लान में जो प्रोविंसेस थे, उन प्रोविंसेस यानी कि उन प्रांतों को ग्रुप में डिवाइड करने का एक प्रपोजल दिया था और असम को बंगाल के साथ एक ग्रुप में लाने की बात थी। प्रॉब्लम ये थी कि उस समय का बंगाल का बड़ा हिस्सा मुस्लिम मेजॉरिटी था। अगर ग्रुपिंग एक्सेप्ट कर ली जाती तो फ्यूचर में असम पर ईस्ट पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस बढ़ सकता था। अब ये जो गोपीनाथ जी हैं, इन्होंने क्या किया? इन्होंने स्ट्रांगली असम बंगाल ग्रुपिंग का विरोध किया और इसी पॉलिटिकल स्टैंड की वजह से असम इंडिया के साथ बना रहा। इसी कंट्रीब्यूशन के लिए इन्हें एक नाम दिया जाता है। वो क्या है? वो है शेर ए आसाम। ठीक है। तो और बाद में इनको भारत रत्न भी दिया गया था इनके मरणोपरांत 1999 के अंदर। तो याद रखेंगे, बड़ा नाम है। अपोजिंग द ग्रुपिंग ऑफ असम विद बंगाल वाला ये जो रीजन है, ये आप लोगों को याद रखना, बहुत बड़ी चीज है ये। ठीक। आगे बढ़ेंगे। भारत में हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू करी गई थी? अंडर विच 5 ईयर प्लान वाज द ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? यार ये सवाल अभी रिपीटेड नहीं है, अभी पीछे भी तो डिस्कस करके आए थे। तीन श्री पंचवर्षीय, ये क्या एग्जाम के अंदर भी रिपीट हुआ था क्या? ये रिपीटेड वर्जन है। मैंने बताया था 1960 के में मतलब शुरू हुआ था। उस समय 1961 66 वाला समय चल रहा था। बाकी तो चर्चा में इस पर कर ही चुका हूँ कि पर्पस क्या था, ये वो बेसिक बातें तो बता ही चुका हूँ। आई थिंक ये रिपीट कर दिया था शायद पेपर में भी, मे बी। 1991 के बाद उर्वरक सब्सिडी में कमी के कारण किस क्षेत्र को नुकसान हुआ? Which sector suffered due to reduction in fertilizer subsidies post 1991? देखो एक अच्छा सवाल है। 1991 का जिक्र होता है तो आप सभी के दिमाग में वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आते हैं जहां पर इंडिया ने उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन और वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन की जो पॉलिसीज थी उनको अडॉप्ट किया। फिस्कल डेफिसिट कम करने के लिए सरकार ने कई सारे जो सब्सिडीज थी उनको भी कम करने का काम किया, जिनमें फर्टिलाइजर सब्सिडी भी शामिल थी। और फर्टिलाइजर जो सब्सिडी कम होने का प्रभाव था, वो क्या प्रभाव पड़ा? जब फर्टिलाइजर कम हुई तो फर्टिलाइजर महंगा हो गया। फार्मिंग यानी कि किसान के लिए, खेती करने के लिए जो पैसा लगना था वो ज्यादा लगने लग गया। छोटे और मार्जिनल फार्मर्स को इसके साथ दिक्कत होने लगी। और सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर पड़ा। तो यहाँ पर प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा? आपके एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ही पड़ेगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट जाएगा इसके अंदर। ठीक है। तो भाई ये था हमारा डिस्कशन 25 ऑफ सितंबर 2025 की शिफ्ट नंबर 3 का, और इसको हम मार्क कर देते हैं डन। इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो पीडीएफ मेरे इस ऐप पर आपको मिल जाएगी।
यहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ से आप जो सवाल हमने डिस्कस करे हैं उनसे संबंधित जो जानकारियाँ हैं वो ले सकते हैं काफ़ी अच्छे से। मैंने डिटेल में सॉल्यूशन दे रखे हैं। बाकी अगर आप में से किसी को मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना हो तो रॉबिन SIRG करके मेरे इंस्टा का यूज़र नेम है। मेरे साथ आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ इंपॉर्टेंट लिंक दिए गए हैं, जैसे कि टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप। उन ग्रुप्स को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वो मेरे और आपके बीच में एक तरीके से रेगुलर लिंकेज का काम करेगा। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, इसमें इतने रखते हैं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और कमेंट भी करेंगे आप, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।